दोस्तों, सहारा इंडिया से पैसा लेने के लिए हमने जितने निवेशक हम लोग हैं, जितने जमा करता है, बहुत तरह के तरीके अपना चुके हैं। लेकिन अब का जो तरीका है, आने वाले समय में जो तरीका हम लोग अपनाने जा रहे हैं, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग होने वाला है। 5 नवंबर 2023 को बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में अमित शाह जी आ रहे हैं, रैली में आ रहे हैं, कुछ काम से आ रहे हैं, डिटेल में बताऊंगा आगे में। तो सभी निवेशकों ने जो संगठन के अपने जो संगठन है, निवेशकों का जो संगठन है, एक संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन का संगठन है, उसमें बहुत सारे हम लोग सारा के निवेशक हैं, बहुत सारे एजेंट हैं। सब ने ये चीज़ मन बना लिया है, ठाना है कि अमित शाह जी से लाइव सवाल करेंगे, उनसे सामने बात करने के लिए निवेदन किया है, आग्रह किया है। वहाँ के जो लोकल बीजेपी के नेता हैं उनसे आग्रह किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसमें आशा भरोसा है कि अमित शाह जी अगर इसमें सामने एग्री होते हैं बात करने के लिए, तो बहुत कुछ इसमें लाभ होने वाला है। ऐसे तो सारा चीज़ पता ही है, अमित शाह जी को, मोदी को सारा चीज़ पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसे भी है जो पता नहीं है, इसके वजह से आज समस्या आ रहा है। तो इसमें आपको पहले अमित शाह जी के एक लाइव वीडियो दिखा देते हैं। लाइव वीडियो एक अमित शाह जी का दिखा देते हैं, अमित शाह जी पहले क्या बोले थे और आगे क्या बोलने वाले हैं। क्योंकि ये जो लाइव वीडियो दिखाएंगे आपको, इस वीडियो को देखने के बाद ये समझने वाली बात है कि जितने हम लोग का नेता लीडर हैं, चाहे बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, क्या बोलते हैं, पहले क्या बोलते हैं और चुनाव के समय में क्या बोलते हैं और नॉर्मली में क्या बोलते हैं। इसको बात को हम लोग जो निवेशक हैं, जो आम जनता है, इस बात को समय आ गया है समझने का। अगर इस बात को हम लोग नहीं समझते हैं तो हम लोग इस तरह का धोखा ज़िंदगी में खाते रहेंगे और खाते आ रहे हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि पहले क्या बोलते हैं, चुनाव टाइम में क्या बोलते हैं। क्योंकि बहुत आज तक भारत में यही हो रहा है, नेता लीडर हम लोग के साथ, हम लोग गरीबों के साथ ऐसा ही करते आ रहे हैं। चुनाव के समय में कुछ और बोलते हैं और बाद में कुछ और बोलते हैं। बहुत सारे नेता लीडर हमारे एरिया के, अपने गांव के, भारत के हर एरिया के बता रहे हैं कि चुनाव के समय में बहुत सारे ऐसे वादे करते हैं और 5 साल के तक वो गायब रहते हैं। तो इस तरह के हम लोग के साथ समस्या आज तक आता रहा है, सब दिन आ रहा है। तो इस समस्या को से छुटकारा पाने के लिए हम लोग को इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले क्या बोले थे। क्योंकि अभी बहुत सुविधाएं हो गई है, पहले सुविधा ऐसा नहीं था। जब नेता लीडर आते थे तो रिकॉर्डिंग हम लोग के पास नहीं होते थे, टीवी वगैरह बहुत सारी चीज़ हमारे देहात में नहीं होते थे। तो हम लोग भेड़ की तरह, बकरी की तरह, जिस तरह के सब आदमी आगे जाता था, 2-4 आदमी आगे बढ़ गया तो उसके पीछे ही किसी को पैसा उसा दे दिया, कुछ 2-4-10 आदमी को गांव का दे दिया, तो उसके पीछे 1000-2000 आदमी उसके पीछे चलने लगे। सही और गलत का समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है। अब आने वाला समय में 2024 का जो भी चुनाव आने वाला में है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि पहले क्या बोले थे अमित शाह जी या जो भी नेता लीडर बोलते हैं, पहले क्या बोलते हैं और चुनाव के टाइम में क्या बोलते हैं, नॉर्मली में क्या बोलते हैं और हम लोग के साथ क्या करते हैं, हम लोग के हित के लिए क्या करते हैं। इस बात को समझना अनिवार्य है और इसी के लिए आज सोशल मीडिया हम लोग को पूरी तरह से हेल्प कर रहा है। हमारी बात को आप सुन पा रहे हैं या आपका कमेंट को या आपका मन का बात को हम समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो योगदान है, सोशल मीडिया का योगदान है। तो इसका हमको सदुपयोग करना है, सोशल मीडिया का सदुपयोग करना है, हमें दुरुपयोग नहीं करना है। बहुत सारे लोग तो बड़ा मोबाइल तो रखे हैं लेकिन इसका दुरुपयोग करते हैं, दिन भर रील देखने में, फेसबुक चलाने में अपना समय बेकार कर देते हैं। लेकिन इसका हमको सदुपयोग करना है। हमें अपने समय हो गया, परंतु लगभग 1 साल पहले हमने इसकी मीटिंगें शुरू की। ढेर सारी सरकारी एजेंसियों में, इनकम टैक्स से लेकर, ईडी से लेकर, सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सीबीआई तक ये मामले फंसे थे और सबके अटैचमेंट्स थे। पैसा तो था परंतु अटैचमेंट। एक सरकार के सभी विभागों का मीटिंग किया गया, मीटिंग कर सभी लोगों को एक पेज पर लाने का काम हुआ और फिर सभी विभागों ने एक संयुक्त याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की कि हम सब सहमत हैं कि जो पूंजी जमा हुई इसमें सबसे पहला अधिकार छोटे निवेशकों का है, गरीबों का है और उनको ये पैसा मिलना चाहिए। और मैं
बधाई देना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ को, जिसकी नेतृत्व निवर्तमान न्यायाधीश एम आर शाह साहब कर रहे थे। उन्होंने एक परिवर्तन लाने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति रेड्डी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर पारदर्शी तरीके से ये हर नागरिक को पैसा पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था करनी। और मुझे आनंद है, मैं एक प्रकार से कहूंगा मेरा लंबा अनुभव है, कोऑपरेटिव का भी है, सरकारों में रहने का भी है। जो कमेटी बनी है उसने और भारत सरकार की जो एजेंसियां पेमेंट करने में लगी है, ये सभी ने एक रिकॉर्ड समय में अति प्रशंसनीय कामगिरी करते हुए इतने कम समय में आज सभी को पैसा वापिस मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत है। चाहे डिपॉजिटरी का काम करने वाले हो, चाहे ऑडिट का काम करने वाले हो, चाहे आरबीआई हो, सभी ने इस काम को प्रायोरिटी दी। रेड्डी साहब ने भी अनेक मीटिंगें करी। सहकारिता मंत्रालय का तो दायित्व है ही, हमारे सहकारिता सचिव और विजय कुमार जी दोनों ने इस चीज को बड़े इमोशनल तरीके से लिया। तो जब 4 जुलाई को रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, रेड्डी साहब भी उपस्थित थे, तब कहा था कि 45 दिन में हम पैसा दे पाएंगे। मगर मुझे आनंद है कि 1 महीने के पहले ही आज पहली किस्त जा रही है और इसके 112 लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है। अब तक 18 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसमें से 14 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन वैधता भी, मान्यता भी दे दी गई है और आज 112 लोगों को उनको बैंक अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया जमा हो रहा है। मुझे इसका हृदय से बहुत आनंद है, क्योंकि मैं बूथ से काम कर यहाँ तक पहुँचने वाला कार्यकर्ता हूँ। जो मेहनत करता है, जो जीवन के लिए संघर्ष करता है, उसके लिए अपने 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपये का मूल्य क्या होता है वो मैं जानता हूँ। आज इन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का मुख्य उद्देश्य कम से कम तकलीफ समाज के अंतिम तबके के व्यक्ति को पड़े, मध्यम वर्ग को पड़े, वो उद्देश्य की परिपूर्ति करने में आज सहकारिता विभाग को सफलता मिली है। आज हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, मगर मैं पूरी चीज को देखकर आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम आपके पूरे पैसे लौटाने में निश्चित रूप से सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और जब दूसरा पैसा जमा हो जाएगा तब इतनी देर भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपका सत्यापन जो करना है, ऑडिट करना है, वो ऑडिट की कार्यवाही अब पूरी हो गई है। फिर तो ऑनलाइन पैसा आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होना है। मगर आज तो हम 10,000 दे रहे हैं। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की ये पहल ने करोड़ों निवेशकों के मन में आज संतोष और सरकार किस प्रकार से गरीब से गरीब व्यक्ति की, छोटे से छोटे व्यक्ति के हितों की रक्षा कर सकता है, इसका एक अनुभव साझा करने में हमें सफलता मिली है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूं, विशेषकर हमारे सहकारिता मंत्रालय के सभी टीम, हमारे सचिव, विशेष सचिव और इसमें साथ में स्टॉक होल्डिंग से लेकर जितनी संस्थाएं हमारी शामिल हुई हैं, वो सब ने बहुत परिश्रम किया है। मैं सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और सहारा के निवेशकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि आपके घाटे पसले की कमाई की पाई आपको वापस दे पाएं। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। टीम को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। रेड्डी साहब का विशेष धन्यवाद, क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद भी लोगों के भले के लिए इन्होंने इस असाइनमेंट को लिया है। कोई मैं जानता हूँ रेड्डी साहब को, इनके स्ट्रेचर के हिसाब से ये असाइनमेंट बहुत छोटा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया
तब मुझे लगता था शायद रेड्डी साहब अपनी स्वीकृति नहीं देंगे, मगर मैंने फ़ोन किया कि साहब काम बहुत छोटा है मगर करोड़ों लोगों के लिए काम है। तब उन्होंने कहा नहीं अमित भाई मैं जरूर समय लूँगा, और उन्होंने काफ़ी समय भी दिया है। रेड्डी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विभाग की ओर से मैं करना चाहता हूँ, सहारा के निवेशकों की ओर से करना चाहता हूँ। अंत में सभी का धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये था अमित शाह जी का कुछ लाइव वीडियो था, और अभी आपको सुनाने जा रहे हैं जो 5 नवंबर को अमित शाह जी आने वाला है, उनके लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के संगठन के जो भी हमारे साथी लोग हैं उन्होंने क्या विचार रखा है, क्या क्या सवाल करेंगे अमित शाह जी से, ये सारा चीज़ का जवाब आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। जैसे इनका जो डिफिशियंसी का मामला है कि दावेदार जमाकर्ता विवरण सारा सोसाइटी डाटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। अगर डाटाबेस में नहीं है तो जिम्मेवारी किसकी? हम आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रालय से पूछना चाहते हैं कि आपको ही इसका ऑडिट करना था ना, या आपसे पहले का अगर होगा, जब सहकारिता मंत्रालय के फॉर्मेशन से पहले का होगा तो आप एक ही सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसका कार्य था ना कि इसका ऑडिट करते। आपने कैसे ऑडिट करके ओके करते चला गया? तो जो जिम्मेवारी सहारा प्रबंध तंत्र और सहकारिता मंत्रालय का है वो जमाकर्ताओं पे थोपा जा रहा है, आश्चर्यजनक। दूसरा, सोसाइटी की सदस्यता आवेदन फॉर्म सदस्य खाता खोलने का फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं, ये कितना हास्यास्पद प्रश्न है। ये जमाकर्ता से पूछा जा रहा है। ये अगर पूछना था तो पूछना चाहिए था सारा प्रबंध तंत्र से। और हमको तो ये कहते हुए अपने आप में बड़ा विस्मय होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में फैसला दिया और उस फैसले के लगभग 4 महीने के बाद सहकारिता मंत्रालय ने पोर्टल लॉन्च किया। सहकारिता मंत्रालय 4 महीने कर क्या रहे थे? और 4 महीने को छोड़ दीजिए, आप कर क्या रहे थे? वो कौन सा जमा करता है ये देखना आपका काम था ना। सहारा प्रबंध तंत्र से उसके आपको पोर्टल लॉन्च करने से पूर्व एक एक चीज का जानकारी नहीं, एक एक चीज का डाटा सहकारिता मंत्रालय को पूर्व में ले लेना चाहिए था ना। तो जो कार्य प्रबंध सहारा प्रबंध तंत्र और सहकारिता प्रबंध तंत्र मंत्रालय को करना था, आज वो सवाल जमाकर्ताओं से पूछा जा रहा है। तीसरा इनका सवाल है, जमाकर्ताओं द्वारा सोसाइटियों में एक से अधिक सदस्यता ली गई, इसमें जमाकर्ता कहां से दोषी है? प्रबंध तंत्र ने जबरन जमाकर्ताओं को एक से अधिक सदस्यता दी। संबंधित शाखा प्रबंधक हो, सेक्टर प्रबंधक हो, रीजनल प्रबंधक हो या जोनल प्रबंधक हो, जमाकर्ताओं के बार बार सोसाइटी का सदस्य नया बनवाया गया, पैसे उगाही की गई इस नाम पे कि पुराना आपका सदस्यता अब नहीं चलेगा, नया सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी। और इसके माध्यम से एक तो जमाकर्ता पहले भी चला गया, रजिस्ट्रेशन के नाम पर उससे पैसा लिया गया और एक से अधिक दी गई। तो माननीय महोदय, ये ऑडिट करना देखना मंत्रालय का काम था ना। किस चीज का ऑडिट किया आपने? कौन से पेपर का चेकअप करके आपने ओके किया जो आगे ये कारोबार करता रहा? सालों दर साल इसे कारोबार करने का सर्टिफिकेट सहकारिता मंत्रालय ने ही दिया ना। दोषी कौन? दोषी सहकारिता मंत्रालय, और दोष बढ़ा जा रहा है जमाकर्ताओं पे। कि आपको ही इसका ऑडिट करना था ना, या आपसे पहले का अगर होगा, जब सहकारिता मंत्रालय के फॉर्मेशन से पहले का होगा तो आप एक ही सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसका कार्य था ना कि इसका ऑडिट करते। आपने कैसे ऑडिट करके ओके करते चला गया?
तो जो जिम्मेवारी सहारा प्रबंध तंत्र और सहकारिता मंत्रालय का है वो जमाकर्ताओं पे थोपा जा रहा है, आश्चर्यजनक। दूसरा, सोसाइटी के सदस्यता आवेदन फॉर्म सदस्य खाता खोलने का फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं, ये कितना हास्यास्पद प्रश्न है। ये जमाकर्ता से पूछा जा रहा है। ये अगर पूछना था तो पूछना चाहिए था सहारा प्रबंध तंत्र से। और हमको तो ये कहते हुए अपने आप में बड़ा विस्मय होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में फैसला दिया और उस फैसले के लगभग 4 महीने के बाद सहकारिता मंत्रालय ने पोर्टल लॉन्च किया। सहकारिता मंत्रालय 4 महीने कर क्या रहे थे? और 4 महीने को छोड़ दीजिए, आप कर क्या रहे थे? वो कौन सा जमा करता है ये देखना आपका काम था ना। सहारा प्रबंध तंत्र से उसके आपको पोर्टल लॉन्च करने से पूर्व एक एक चीज का जानकारी नहीं, एक एक चीज का डाटा सहकारिता मंत्रालय को पूर्व में ले लेना चाहिए था। तो जो कार्य प्रबंध सहारा प्रबंध तंत्र और सहकारिता प्रबंध तंत्र मंत्रालय को करना था, आज वो सवाल जमाकर्ताओं से पूछा जा रहा है। तीसरा इनका सवाल है, जमाकर्ताओं द्वारा सोसाइटियों में एक से अधिक सदस्यता ली गई, इसमें जमाकर्ता कहां से दोषी है? प्रबंध तंत्र ने जबरन जमाकर्ताओं को एक से अधिक सदस्यता दी। संबंधित शाखा प्रबंधक हो, सेक्टर प्रबंधक हो, रीजनल प्रबंधक हो या जोनल प्रबंधक हो, जमाकर्ताओं के बार बार सोसाइटी का सदस्य नया बनवाया गया, पैसे उगाही की गई इस नाम पे कि पुराना आपका सदस्यता अब नहीं चलेगा, नया सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी। और इसके माध्यम से एक तो जमाकर्ता पहले भी चला गया, रजिस्ट्रेशन के नाम पर उससे पैसा लिया गया और एक से अधिक दी गई। तो माननीय महोदय, ये ऑडिट करना देखना मंत्रालय का काम था ना। किस चीज का ऑडिट किया आपने? कौन से पेपर का चेकअप करके आपने ओके किया तो आगे ये कारोबार करता रहा? सालों दर साल इसे कारोबार करने का सर्टिफिकेट सहकारिता मंत्रालय ने ही दिया ना। दोषी कौन? दोषी सहकारिता मंत्रालय और दोष बढ़ा जा रहा है जमाकर्ताओं पे। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से, एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन सभी मीडिया वाले, यूट्यूब वाले को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो गरीब लोगों के लिए, चीट फंड कंपनी में फंसे पैसे लोगों के लिए, सहारा से पीड़ित परिवार के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जो उनका अपडेट दिखा रहे हैं सरकार तक या आम आदमी तक पहुंचाने का जो कोशिश कर रहा है, मैं उन मीडिया वालों को, उन यूट्यूब चैनल वाले को अपने तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं भगवान उनका चाहता हूं कि भगवान उनका भी भला करे, जो इस तरह का भलाई हम लोग के लिए करता है। और जो नहीं करता है, जो बड़े मीडिया वाले हैं, जो हम गरीबों का बात नहीं उठाते हैं, हम चाहते हैं कि भगवान उनका भला ना करे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मंत्री महोदय को इन्हीं सब बातों से अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो बेतुके सवाल करके जमाकर्ताओं का पोर्टल से रिजेक्ट किया जा रहा है, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो सहकारिता मंत्रालय के हैं, तो सहारा प्रबंधन तंत्र से मिलकर हमारे गरीब गुरबे जमाकर्ताओं को, जमा धन को हड़पने की साजिश सहारा प्रबंधन तंत्र से मिलकर कुचक्र रचा जा रहा है। इस कुचक्र को समझे और अतिशीघ्र जो हमारे गरीब गुरबे जमाकर्ता हैं उनका संपूर्ण भुगतान का व्यवस्था करें। और सहकारिता मंत्रालय में जो ऐसे पदाधिकारी उन्हें चिन्हित कर दंडित करने का काम माननीय महोदय से मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं। चौथा पॉइंट तो इससे भी हास्यास्पद है कि जिस सहारा प्रबंधन तंत्र ने
विगत 7-8 वर्षों से लाखों लाख कर्जकर्ताओं का इनकम टैक्स के रूप में रुपया काटा। बहुत सारे जमाकर्ताओं का भी इनकम टैक्स के नाम पर रुपया को काटा, लेकिन 7-8 वर्षों तक काटने वाला रुपया आज तक पेमेंट में जमा नहीं किया गया। ये कौन सा व्यवस्था है इस देश में? ये कौन सी कानून चल रहा है इस देश में कि जिस पर ये सवाल पूछना चाहिए था? जो इनकम टैक्स का पैसा जिस गरीब कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं को उस दायरे में नहीं आते हैं, उनका पैसा कब लिया गया? रिटर्न उन्होंने भरा, उनको पैसा वापस मिलना चाहिए था। आज तक उसे पैसा वापस नहीं मिला और ऐसे भ्रष्ट लोगों को संरक्षण दे करके ये लोग उल्टे जमाकर्ताओं से सवाल पूछ रहे हैं। इससे भी आशास्पद कोई सवाल हो सकता है क्या? मैं इन्हीं सब बातों से माननीय महोदय को अवगत कराने के लिए आज ये बैठक जिले भर से जो कार्यकर्ता हमारे हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के वो आए थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा है, उसे हम लोग कलमबद्ध कर रहे हैं। जो भी उचित माध्यम होगा और हमको आपके माध्यम से जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, चाहे वो शासन प्रशासन के पदाधिकारी हो या फिर स्थानीय और प्रदेश स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के सम्मानित जो पदाधिकारी हो, मैं उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि जनता का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दे को रखने के लिए हमारी टीम का सहयोग करें और माननीय मंत्री महोदय से 2 मिनट का ही हम लोगों का संवाद करवाएं कि बिना संवाद का कोई बात नहीं हो पाएगा। जब तक हम अपनी बात अपने समक्ष उनके पास नहीं रख पाएंगे तो फिर हो सकता है हम जो ज्ञापन दे वो माननीय महोदय तक पहुंचे ना पहुंचे, किस रूप में पहुंचे। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं स्थानीय प्रशासन से और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं उन नेताओं से कि आप भी, शासन प्रशासन भी जनता के लिए है, पार्टियां भी जनता के लिए ही होती है, नेता भी जनता के लिए ही होते हैं। तो जनता का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दे को रखने देने के लिए, उन्हें समझने के लिए निश्चित तौर पे हमारा सहयोग करें, जिससे हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को उन तक पहुंचा सके और जनता का समस्या जो है उस समस्या का निदान निकल सके। मैं श्रवण कुमार झा, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मुजफ्फरपुर। मंत्री महोदय को इन्हीं सब बातों से अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो बेतुके सवाल करके जमाकर्ताओं का पोर्टल से रिजेक्ट किया जा रहा है, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो सहकारिता मंत्रालय के हैं, तो सहारा प्रबंधन तंत्र से मिलकर हमारे गरीब गुरबे जमाकर्ताओं को, जमा धन को हड़पने की साजिश सहारा प्रबंधन तंत्र से मिलकर कुचक्र रचा जा रहा है। इस कुचक्र को समझे और अति शीघ्र जो हमारे गरीब गुरबे जमाकर्ता हैं उनका संपूर्ण भुगतान का व्यवस्था करें और सहकारिता मंत्रालय में जो ऐसे पदाधिकारी उन्हें चिन्हित कर दंडित करने का काम माननीय महोदय से मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं। चौथा पॉइंट तो इससे भी हास्यास्पद है कि जिस सहारा प्रबंधन तंत्र ने विगत 7-8 वर्षों से लाखों लाख कर्जकर्ताओं का इनकम टैक्स के रूप में रुपया काटा, बहुत सारे जमाकर्ताओं का भी इनकम टैक्स के नाम पर रुपया को काटा, लेकिन 7-8 वर्षों तक काटने वाला रुपया आज तक पेमेंट में जमा नहीं किया गया। ये कौन सा व्यवस्था है इस देश में? ये कौन सी कानून चल रहा है इस देश में कि जिस पर ये सवाल पूछना चाहिए था? जो इनकम टैक्स का पैसा जिस गरीब कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं को उस दायरे में नहीं आते हैं, उनका पैसा कब लिया गया? रिटर्न उन्होंने भरा, उनको पैसा वापस मिलना चाहिए था। आज तक उसे पैसा वापस नहीं मिला और ऐसे भ्रष्ट लोगों को संरक्षण दे करके ये लोग उल्टे जमाकर्ताओं से सवाल पूछ रहे हैं। इससे भी आशास्पद कोई सवाल हो सकता है क्या? मैं इन्हीं सब बातों से माननीय महोदय को अवगत कराने के लिए आज ये बैठक जिले भर से जो कार्यकर्ता हमारे हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के वो आए थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा है, उसे हम लोग कलमबद्ध कर रहे हैं। जो भी उचित माध्यम होगा और हमको आपके माध्यम से जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, चाहे वो
शासन प्रशासन के पदाधिकारी हो या फिर स्थानीय और प्रदेश स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के सम्मानित जो पदाधिकारी हो, मैं उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि जनता का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दे को रखने के लिए हमारी टीम का सहयोग करें और माननीय मंत्री महोदय से 2 मिनट का ही हम लोगों का संवाद करवाएं कि बिना संवाद का कोई बात नहीं हो पाएगा। जब तक हम अपनी बात अपने समक्ष उनके पास नहीं रख पाएंगे तो फिर हो सकता है हम जो ज्ञापन दे वो माननीय महोदय तक पहुंचे ना पहुंचे, किस रूप में पहुंचे। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं स्थानीय प्रशासन से और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं उन नेताओं से कि आप भी, शासन प्रशासन भी जनता के लिए है, पार्टियां भी जनता के लिए ही होती है, नेता भी जनता के लिए ही होते हैं। तो जनता का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दे को रखने देने के लिए, उन्हें समझने के लिए निश्चित तौर पे हमारा सहयोग करें, जिससे हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को उन तक पहुंचा सके और जनता का समस्या जो है उस समस्या का निदान निकल सके। मैं श्रवण कुमार झा, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन मोर्चा मुजफ्फरपुर। जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, इस तरह का जो भी जानकारी देते हैं, जो भी मीडिया वाले छोटे यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, जो भी सहारा के रिलेटेड या चिट फंड कंपनी के रिलेटेड जो भी जानकारी सरकार तक पहुंचाने की या जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि गरीबों का पैसा मिल जाए। हम सब का एक ही मकसद है, हम लोग का संकल्प लेना चाहिए कि गरीबों का पैसा मिल जाए, बस एक ही अरमान है।